नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेटल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की। बहुत ही हॉट टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्म प्रेरित भारत कैसे बनाना है, और एक बार आत्म प्रेरित भारत बन गया तो आत्मनिर्भर भारत अपने आप बन जाएगा। हमें किन किन क्षेत्रों को ले चलना है और उन पे काम करना है जिन पे अभी तक काम नहीं किया गया है। अगर हम सब ने उन पे काम कर लिया तो समझ लीजिए आत्मनिर्भर भारत अपने आप बन जाएगा। बस एक ज़रूरत है, तो एक प्रेरणा की ज़रूरत है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज हम बताने वाले हैं आपको 10 पॉइंट, जिनमें से अगर एक भी पॉइंट आपके काम आ गया, एक भी आपको स्ट्राइक कर गया, तो फिर आपकी ज़िंदगी और आपका देश दोनों एक साथ बदल सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे मैंने लिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जिसमें से आपको करना क्या है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं, क्या करना है, जो भी बाहर की कंपनियां हैं उनको कैसे इंडिया में आने से रोका जाए। देखिए, बैन करना, जैसे टिकटॉक बैन किया गया, वो एक सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सोल्यूशन क्या है, हम अपना व्हाट्सएप बना लें, अपना फेसबुक बना लें, अपना इंस्टा बना लें, ठीक है, तो फिर हम इनको अपने आप रिप्लेस कर सकते हैं। समझ रहे हैं कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही उनके कई सारे बिलियन में उनके डाउनलोडर हैं, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तभी तो उनको पीछे कर पाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए अपना डेटा मैनेजमेंट करना। आज हम जितनी भी चीज़ें चला रहे हैं, चाहे गूगल हो, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी चीज़ें हैं, सारा डेटा हम अमेरिकन डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं, जिसका हमें खामियाजा बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो उसके लिए हमें पहले से ही सिक्योर करने की ज़रूरत है अपने आप को, और अपना खुद का व्हाट्सएप बनाने की ज़रूरत है, फेसबुक बनाने की ज़रूरत है, और अपना खुद का सर्च इंजन बनाने की ज़रूरत है। तो डेटाबेस पे सबसे पहले काम होना चाहिए। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर कोई भी अपने आप में एक एंड्रॉयड डेवलपर है, तो फिर वो इस बात को तो अपने माइंड में बिठा ही ले कि एक ऐसी एप्लीकेशन को क्रिएट करे जो इनमें से किसी एक एप्लीकेशन को तो कम से कम रिप्लेस करवा सके। ठीक है। अगला जो मेजर टॉपिक लिया है मैंने, वो है एग्रीकल्चर का। अपना भारत कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसकी ओर किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सरकारों को छोड़ के आम इंसान तो उसको ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाता है। तो हमें करना क्या है, अगर आप खेती से जुड़े हुए हैं या आपके जानने वाला कोई खेती से जुड़ा हुआ है, तो आपको उनके एनवायरनमेंट को पहचानना है कि उस जगह पे, उस पर्टिकुलर ज़मीन पे किस तरह की खेती की जा सकती है। थोड़ा सा क्या करना है, कमर्शियल खेती करना। उन लोगों को बताना है कि आप कमर्शियल खेती कैसे कर सकते हैं, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें कैसे ले सकते हैं, और एक बार में एक से अधिक फसलें कैसे ले सकते हैं। अगर ये सब बातें पता चल जाए उनको, तो वो और तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं। वो भले ही खेती कर रहे हैं, क्योंकि आजकल माना जाता है कि किसान सबसे मजबूर होता है, लेकिन अब हमें एक नारा देना है, मजबूर नहीं मजदूर। ओके, तो हमें क्या करना है, मजदूर नहीं मजबूर, इस बात को लेके आगे बढ़ना है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा एक क्रांति लाने की ज़रूरत है। क्रांति कैसे आएगी, हमको एक एक छोटी छोटी बातों पे काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो खाद की बात हो, चाहे वो कीटनाशक की बात हो, चाहे वो अनाज की बात हो, चाहे वो बीज की बात हो, हर चीज़ पे कब कैसे उसका सही से उपयोग किया जाए, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इस सवाल का हमने हल ढूंढ लिया तो समझ लीजिए हमारा जो खेती वाला काम है, इसमें भी एक क्रांति आ जाएगी। और एक बार खेती में अगर क्रांति आ गई तो कृषि प्रधान देश के लिए इससे अच्छी बात और हो ही कह सकती है। तीसरे नंबर पे मैंने रखा हुआ है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। पर्यावरण के क्षेत्र में कोई काम अभी बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप किए जा सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। आइडिया कैसा हो सकता है, जैसे देखिए, आज भी नर्सरी कुछ गिनी चुनी ही होती हैं, उनको ऑनलाइन नहीं लाया गया है। आप थोड़ा सा दिमाग अपना खोलिए, जो भी नर्सरी हैं उनसे बात कीजिए, उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराइए, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनवाइए, उनको वहाँ पे इंस्टॉल करवाइए, और उनको ऑनलाइन ऑर्डर मिल सके, जिससे कि थोड़ा सा एक लॉजिस्टिक वाला भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, जिससे वो लोग डायरेक्ट कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुँचा सकें। इसके साथ क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी बढ़ रहा होगा, पेड़ पौधे लगाने की रुचि बढ़ेगी। दूसरी बात, जो पेड़ कम लगाए जा रहे थे या फिर कभी कभी लगाए जा रहे थे, वो लगाने लगेंगे लोग, और उसकी वजह से हमारा वातावरण भी बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो इससे रोजगार भी क्रिएट हो रहा होगा। अगला जो सेक्टर मैंने उठाया हुआ है वो है प्रोडक्शन क्लस्टरिंग। अब इसमें कैसे करना है, देखिए, आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको सेलेक्ट करना है कि किस जगह पे क्या चीज़ ज़्यादा उत्पादित होती है,
और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार कर रही है तो हम कम से कम छोटे छोटे स्तर पे तो कर ही सकते हैं। और उनको बताना है कि आप यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा उगाइए, तो इसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा और आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इस तरह का हम एक प्लेटफॉर्म बना दें। प्लेटफॉर्म देखिए बनाया जाता है। आप लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो हो सब कुछ सकता है। आपको एक छोटी मोटी हो सकता है कंपनी डालना पड़ जाए, हो सकता है छोटा मोटा एक स्टार्टअप चालू करना पड़ जाए जो लोगों को जोड़ रहा हो, जो लोगों में एकदम सेंट्रलाइज सिस्टम से सारी बातों को निपटा रहा हो। तो इस तरह को करना पड़ता है। लेकिन आप समझते ही हैं कंपनी डालना या फिर स्टार्टअप डालना कितनी बड़ी बात होती है। आपको भी तो एक रोज़गार की आवश्यकता है। अगर आपने डाल दिया तो आपको तो रोज़गार अच्छे से मिल ही जाएगा, बाकी लोग जो उससे जुड़ेंगे उसको भी रोज़गार मिल जाएगा। तो एक ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है। प्रोडक्शन क्लस्टरिंग को लेके बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा जा सकता है, जो कि देश के विकास में भी बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। 5वें नंबर पे मैंने रखा हुआ है मैन पावर मैनेजमेंट का। देखिए होता क्या है, आजकल लेबर मंडी लगती है। हर जगह पे आपको लेबर मंडी मिल जाती है। सवेरे 9 बजे जाइए, हर शहर में लगभग हर चौराहे पे मिल जाती है लेबर मंडी 9 बजे। लेकिन उसको हम थोड़ा सा स्मार्ट नहीं कर सकते हैं? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले आइए या फिर अपना छोटा मोटा लोकल ग्रुप बना लीजिए, कई लोगों को वहाँ पे रजिस्टर करवा लीजिए और फिर जिसको भी लेबर की ज़रूरत होगी वो वहाँ चौराहे पे नहीं जाने वाला है, सीधा आपके पास आया। अगर आपने ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है तो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएगा, ऑफलाइन सिस्टम बना रखा है तो वो आपके ऑफिस आएगा। आपको भी वहाँ से थोड़ा बहुत कमीशन मिल सकता है और जो कस्टमर हैं उनको भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ा और जो लेबर हैं उनको भी चौराहे पे खड़े नहीं होना पड़ा। तीनों लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे करके काम हो सकता है। एक नई फील्ड है, एक नई नीड है। नई नीड इसलिए है क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। अभी लोग चौराहों पे नहीं जाने वाले, लेकिन काम तो सबको करना है। अब जब काम सबको करना है, चौराहे पे जाना नहीं है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म लाओ। आप लोगों को नीड क्रिएट करना है। जो भी है ज़रूरत है उसको क्रिएट किया जाता है। कभी ज़रूरत अपने आप नहीं बनती है, उसको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस पर अगर काम किया जाए तो एक अच्छा खासा स्टार्टअप आगे बढ़ सकता है। 6वें नंबर पे लिया है मैंने MSME रेगुलेशन। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे कि देखिए कहीं पे अच्छी झाड़ू बना लेते हैं लोग, कहीं पे अच्छे डिब्बे बना लेते हैं लोग, कहीं पे अच्छे बॉक्स बना लेते हैं लोग। ठीक है, हमने क्या किया, थोड़ा सा स्टडी किया, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पता किया कि कहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा बनाई जा रही है, लोगों में किस चीज़ का ज़्यादा रुझान है। उस डिवीज़न को मैंने छोटे छोटे सब डिवीज़न में बांट दिया। फिर उनको हमने क्या किया, ऊपर से सेंट्रलाइज सिस्टम बना के उनको रेगुलेट करना चालू किया। फिर उनको भी फ़ायदा होगा। उनको क्या फ़ायदा होगा, अभी क्या होता था, वो लोग बना रहे थे लेकिन उनका खरीदने वाला कोई नहीं था। आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप वहाँ से एक साथ सारा माल खरीद लेते हैं, और क्योंकि आप एक साथ सारा माल खरीद लेते हैं इसलिए उनको प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा और वो काम ज़्यादा करने लगे हैं। और आपके पास, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रोडक्शन लेवल पे उठा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत कम मार्जिन पे मिल गया वहाँ पे। अब आपने क्या किया, उसको ज़्यादा मार्जिन पे ऊपर बेच दिया, जिससे क्या हुआ, आपको भी प्रॉफिट हो गया। उसके अलावा जो सबसे निचले स्तर पे था, प्रोडक्शन यूनिट था, उसको भी प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे करके नया सेक्टर है। देखिए हर ज़िले में, हर गांव में किसी न किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, लेकिन उसका रेगुलेशन नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसको हम लोग अच्छे से हैंडल कर ले गए, एक नए स्टार्टअप के रूप में आगे बढ़ा ले गए, तो कोई नहीं रोक सकता। यही है आत्मप्रेरणा। आत्मप्रेरणा से ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आत्मप्रेरित भारत, फिर आत्मनिर्भर भारत। 7वें नंबर पे उठाया है मैंने एनर्जी अवेयरनेस। मतलब क्या हुआ, देखिए पहले ज़माना था कोयले का, फिर आया ज़माना इलेक्ट्रिक का, लेकिन आने वाला जो ज़माना है, आने वाला जो समय है, वो आने वाला है सोलार एनर्जी का। अगर सोलार एनर्जी को हमने पहचान लिया तो एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम हम लोग उठवा सकते हैं लोगों से। कैसे कर सकते हैं, देखिए अभी पेट्रोल पंप लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको नई चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा ज़मीनें खरीदिए, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट लगाइए, उसकी एनर्जी को स्टोर करिए। अभी देखिए आने वाले कम से कम 5 से 7 सालों में एनर्जी वाली जो गाड़ियाँ हैं वो बढ़ने वाली हैं, डीजल पेट्रोल वाली कम होने वाली हैं। इससे आप पहले ही अवेयर हो जाइए। एनर्जी का जो स्टेशन है उसको कैसे बना सकते हैं, उस पर काम कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा होने वाला है। आगे आने वाली सारी गाड़ियाँ, उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उनको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप चार्जिंग पॉइंट बना सकते हैं। आप सरकार से लाइसेंस लीजिए, अभी लाइसेंस मिलने भी लगे हैं।
इसलिए अभी से आप लोग इस सेक्टर में काम कीजिए। और जो भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं, लोन दिए जा रहे हैं, उन पे देखिए। 8वें नंबर पे लिया है मैंने लॉजिस्टिक को। लॉजिस्टिक मतलब जो सामान को इधर उधर ले जाया जाता है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। देखो, बड़े स्तर पे तो रेगुलेशन होता रहता है इनका, लेकिन छोटे स्तर पे भी इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। अभी होता क्या है, अगर आपको एक ट्रक मोरंग मंगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप फिर पहले ढूंढेंगे ट्रक वाले को, फिर ढूंढेंगे मोरंग वाले को, फिर दोनों को आपस में बात करवाएंगे, फिर उसके बाद दौड़ दौड़ के जाएंगे। 10 जगह जाना, 10 जगह फ़ोन करना, टेंशन वाली बात है। लेकिन अगर ये सारा लॉजिस्टिक का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो जाए, आप केवल वहीं पे फ़ोन करिए। जैसे देखिए होता क्या है, एक फ़ोन करिए 112 पे, आपको वहीं से 100 नंबर की भी सहायता मिल जाएगी, 101 नंबर की भी सहायता मिल जाएगी, 102 की भी, 108 की भी। तो इसी तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम पे आप काम कीजिए। इंटीग्रेटेड सिस्टम, हर चीज़ का सल्यूशन है। कैसे लाना है ये आपको सोचना है। अगर आप बेरोजगारी का कारण सरकारों को बनाते रहेंगे तो आप बेरोजगार बने रहेंगे। अब आजकल समय आ गया है कि आप खुद का रोज़गार क्रिएट कीजिए, और ऐसा रोज़गार क्रिएट कीजिए कि वो रोज़गार दूसरों के लिए भी रोज़गार बन के निकल सके। 9वें नंबर पे मैंने लिया हुआ है इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस। मतलब कि आपको बौद्धिक स्तर पे और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा क्षमता लाने की ज़रूरत है। अभी तक क्या किया है हम लोगों ने एक ऐसी पढ़ाई पढ़ी है जो रियल लाइफ से रिलेट ही नहीं करती है। आप केवल वही पढ़ाई पढ़िए जो आपके काम की है। इसके लिए उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है जो लोग थोड़ा सा अपने आप को बौद्धिक स्तर पे मजबूत मानते हैं और दिमागी स्तर पे थोड़ा सा तंदुरुस्त मानते हैं। उनको करने की क्या ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए छोटे छोटे इंस्टीट्यूट डालने की ज़रूरत है। जैसे ITI होता है, एक ITI का आप कॉन्सेप्ट उठा सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, फिटर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, ठीक है, सब कुछ होते हैं। तो आपको भी छोटे इंस्टीट्यूट डालना है। जो ITI नहीं कर पाता है उसके लेवल का आपको छोटी सी जगह पे डालना है, वहाँ पे उसको सिखाना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। उसको सिखाना है कि कैसे लकड़ी से अच्छे से हम डिज़ाइन बना सकते हैं, कैसे हम एक अच्छे से इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। बस नॉमिनल फीस लीजिए, एक नया सेक्टर है, क्रिएट कीजिए, रोज़गार को क्रिएट कीजिए, आपको भी रोज़गार मिलेगा। बाकी लोगों को आप स्किल सिखा रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे स्किल एजुकेशन है, समझ रहे हैं। उनको भी जब वहाँ से निकलेंगे, आप 6 महीने का एक सर्टिफिकेट छोटा मोटा बना लीजिए, उसको बाद में सर्टिफाई भी करवा लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आप एक स्किल को स्प्रेड कर रहे होंगे, उससे लोगों में एक जो टेंशन वाली भावना है वो ख़त्म होगी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके दिमाग में ये चलेगा कि हम कुछ तो कर ही ले जाएंगे। और इस तरह से एक आत्म प्रेरित भारत का जो ये छोटे छोटे एलिमेंट होंगे जो वहाँ से निकल रहे होंगे, वो किस तरह से आत्मनिर्भर भारत को बना देंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। जो मैंने लास्ट टॉपिक लिया हुआ है वो पूरी वीडियो का सारांश है, उसको तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। कौन सा है, वो है पिंक ऑप। पिंक ऑप मतलब पिंक ऑपरेशन। पिंक ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें महिलाओं को इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ेगा। हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है जहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड हर तरह की समस्या का समाधान हो। अब वो हम ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब हमने एक ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन करवा दिया जिसमें महिलाओं से रिलेटेड हर चीज़ मिलती है, हर समस्या का समाधान होता है। उसके जो लिंक हैं वो हर महिला थाने से कनेक्टेड हैं, उसके जो लिंक हैं वो हर वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन से कनेक्टेड हैं, उसके जो लिंक हैं वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से कनेक्टेड हैं। तो इस तरह का अगर हम एक प्लेटफॉर्म ले आते हैं तो फिर महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा सा एक माहौल उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, उनको वहाँ पे हम, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, चाहे उनकी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो छोटे मोटे उनके स्टार्टअप से रिलेटेड हो, उनको काम करने की ज़रूरत है, काम करना चाह रही हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, काम करने जा रही हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। तो इन सब इशू को अगर हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे कर दें, देखिए बात ये है ना, क्योंकि जितना योगदान इस समाज को बनाने में पुरुषों का है उतना ही योगदान महिलाओं का है। क्या महिलाओं को अवॉइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। वो आधी आबादी हैं, और हमारे यहाँ देखिए इंडिया में ख़ास तौर पे वो आधी आबादी हैं, उसके बाद भी सिर्फ 2% महिलाएं ही काम में अपना योगदान दे रही हैं। बाकी 98% क्यों इधर उधर हो जा रही हैं, वो क्यों घरों में रह जा रही हैं या फिर अपने आप को डिप्रेस्ड फील करा रही हैं? क्या हम उनको एक अच्छी लाइन प्रोवाइड नहीं करा सकते? अगर हमने करा दिया तो क्या इस देश को आगे बढ़ाने से कोई रोक पाएगा? कोई भी नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हैं? ये 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट अच्छे से समझिए। न समझ में आया हो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, लेकिन और अच्छे से समझिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, दूसरों को भी समझाइए। अगर इन पे आपने अगर एक भी पॉइंट आपको समझ में आ गया
तो हम सही बता रहे हैं, आपको तो खुद का रोज़गार तो मिल ही जाएगा, आप 100 लोगों को और रोज़गार दे सकेंगे। चलिए ठीक है, आज की वीडियो इतना ही, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो फिर आप लोगों को भी लंबी लगने लगती है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।